हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके पास चैप्टर्स जो आप पढ़ चुके हैं, जिसके वीडियोस आ गए हैं, उनकी सारी स्टेजेस के सॉल्यूशन वन बाय वन आपको मिलते जाएंगे। तो आज बेटा अपन उसी मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बेटा मॉड्यूल सॉल्यूशन में जो अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं, अपन अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो अपना चैप्टर कौन सा है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों बोल सकते हैं इसे अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। इसमें बेटा आज अपन पहले बात करेंगे अपना स्टेज 1। डन बेटा? बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है। थ्योरी वगैरह मेरे अकॉर्डिंग यदि होना चाहिए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉड्यूल डिस्कशन को देखें, मॉड्यूल सॉल्यूशन मतलब जिसमें मैं स्टेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं, उसमें पहले आप एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरा दोबारा अच्छे से पढ़ ले, उसके वीडियोस को अच्छे से देख लें। क्योंकि बेटा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को थ्योरी याद होनी चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तब तो अपन को क्वेश्चंस में मजा आएगा। अदरवाइज बेटा फिर वो वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, आपके थ्रू कुछ नहीं होगा, केवल मेरे थ्रू होगा। तो बेटा एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। इसलिए बेटर है कि अपन अब इसको स्टार्ट करें। इससे पहले आप एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ले, जिससे आपको फॉर्मूलाज वगैरह सारे पता हो। जब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो उसमें साथ साथ कोई कॉन्सेप्ट कहीं आ रहा होगा तो वो मैं आपको साथ साथ डील कर दूंगा, लेकिन बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट को क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। ठीक है? तो स्टेज 1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, मतलब बाइलिंगुअल में बात करूंगा मैं आपसे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप आपके मॉड्यूल में स्टेज 1 खोल लीजिए। स्टेज 1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्टेज 1 में बेटा मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखते जाइएगा। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन इलेक्ट्रॉन के लिए असत्य है, गलत है? तो इसमें फर्स्ट बोला है इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यह ऋणावेशित पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है। सही बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसपे आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो, या -4.8 गुणा 10 की घात -10 ESU हो। और द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। तो यह एक ऋणावेशित कण है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सही बात है बेटा। सेकंड पॉइंट बोला है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा ये बात गलत है। आपको बोला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। ये बात बेटा गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास पता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम बोलते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सही बात है। और वहीं पे अपन न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इसलिए बेटा ये सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपसे उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन चैंडविक, सेकंड थॉमसन, थर्ड गोल्डस्टीन और फोर्थ बोर। तो बेटा ये आपको सारे नेम लिखवा रखे हैं। ये नेम आपको ध्यान रखने हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इनकी खोज किस किसने की है। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। तो इसका बेटा आपका आंसर थर्ड होना चाहिए, गोल्डस्टीन। जो भी बेटा ये तो फिक्स है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, जो है आपको इसका नेम याद रखना है। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। निम्न में से कौन सा कथन कैथोड किरणों की गुणों के लिए सही नहीं है, कैथोड किरणों की विशेषताओं को नहीं बताता है? तो बेटा इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। वो
कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होती हैं और एनोड की तरफ गति करती हैं, सही बात है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने बोला ये सीधी रेखा में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति करती है, सही बात है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डोंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब। थर्ड बोल रहा है ये कैथोड रे की, कैथोड किरणों की जो विशेषताएं, जो गुण है, वो कैथोड किरणों के इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, सही बात है। फोर्थ बोल रहा है, तो बेटा आंसर फोर्थ ही हो गया, जब तीन सही है तो फिर फोर्थ ही गलत होगा और वही पूछा होगा, फिर भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। फोर्थ में बोला है कैथोड किरणों की विशेषताएं कैथोड किरणों के लिए जो माध्यम में भरी हुई गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, गलत बात है बेटा, निर्भर नहीं करता है। तो इसने इनकरेक्ट ही पूछा था, गलत ही पूछा था, तो इसका बेटा ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात है। तो बेटा क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं। बेटा वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ, इनके मास की बात करूं, द्रव्यमान की बात करूं, तो याद रखिएगा इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। डन। हमको बेटा किस किस का मास का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। तो बेटा वैसे तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, लेकिन जब आपको ये पढ़ाया गया होगा, वीडियोस आए होंगे, तो जिस भी फैकल्टी ने पढ़ाया होगा वहां पे इसकी ट्रिक बताई होगी कि अपन यहाँ पे इन वैल्यूज को जब भी तीनों की साथ बात करें या आपस में दो की बात कर रहा है, तो हम इतनी बड़ी वैल्यूज को काम में नहीं लेके इनके सिंपल रेशियो की बात करें, तो याद रखिएगा ये लगभग 1 है, तो ये 1/1837 टाइम्स होता है। समझ में आ गई बात? इसको रेशियो में बात करें तो ये 1 है, तो ये 1/837 पार्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का। आपसे अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछा है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1 है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं 1/1837 है। तो बेटा जैसे ही इसको अपन ने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा, तो ये आपका आएगा 1837, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई चीज इंपॉर्टेंट आ रही होगी तो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, जिससे आपको ट्रिक्स भी पता लगती जाएगी जो थ्योरी में आपने देखी थी। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियस दैट इज आइसोटोनिक इज। तो क्वेश्चन 5 में बोल रहा है वह समुच्चय, वह त्रिक का मतलब 3 तत्वों का समुच्चय, ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है साथ में ग्रुप में, जो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब सम न्यूट्रॉनिक है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो बेटा ये क्वेश्चन 5 में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसका टॉपिक आपको समझा दूं। कोई एलिमेंट है X, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है Z, इसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या है A, तो मैं यदि A माइनस Z कर दूं तो हमारे को न्यूट्रॉन मिलेंगे। समझ में आ गई बात? अपन ने A माइनस Z किया तो हमको न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो आपको बेटा चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो बेटा इसमें आपको एक एक ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस आप चेक करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर वाला बता देता हूं। 4th ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होना चाहिए। अपन देख लेते हैं 4th ऑप्शन करेक्ट कैसे होना चाहिए। 4th ऑप्शन में आपको दिया है 6C14, 7N15, 9F17। ये आपको 3 ऑप्शन दिए, 6C14, 7N15, 9F17। ये आपको बताया है बेटा। इसमें न्यूट्रॉन्स देखें तो न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दो, मतलब A माइनस Z करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगेंगे। तो देखिएगा 14 माइनस 6 ये आएगा 8, 15 माइनस 7 ये आएगा 8,
17 माइनस 9 ये आएगा 8। तो देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों एलिमेंट्स के लिए सेम आए हैं, इसका मतलब ये आइसोटोनिक स्पीशीज है, मतलब सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये क्वेश्चन 5 था आपका, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 6 में मैं बात करूं बेटा, 6 क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरली अकरिंग बोरोन हैज 20% 5b10 एंड 80% 5b11। आपको बोला है 5b10 का 20% है और 5b11 का 80% है, ये आपको बोला है। द एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज, आपको बोला है बोरोन के दो समस्थानिक जिनका प्रतिशत इतना इतना है, तब बोरोन का परमाणु भार क्या होगा। बेटा ये जो परमाणु भार एटॉमिक वेट की बात कर रहा है, ये एवरेज एटॉमिक वेट की बात कर रहा है। और आपने चैप्टर में देखा होगा एवरेज एटॉमिक वेट, औसत परमाणु भार का जो यहाँ फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक वेट का, ये आपको बताया गया होगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2 होता है। करेक्ट। यहां पे बेटा यदि अपन बात करें तो बेटा m1 कितना है, इसका मास नंबर है, m2 कितना है, इसका है, ये x1 है, ये x2 है। तो अपन ने बोल दिया ये तो x1, ये x2, ये m1 आ गया और ये आपका m2 आ गया। समझ में आ गई बात? बेटा इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप x1 और x2 को ये मान के चलिएगा 20 और 80, लेकिन बेटा जब आप इसको m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को इससे करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, इनके परसेंटेज को सिंपल रेशियो में चेंज कर लूं। तो जैसे ही बेटा इनको मैं सिंपल रेशियो में चेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, एक बार थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। जैसे अपन ने इनको सिंपल रेशियो में चेंज किया तो 21 जा 20, 24 जा 80, 1:4 में आ गया। अब थोड़ी कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। वैल्यूज रखिएगा, तो वैल्यूज जैसे ही रखोगे तो देखिएगा बेटा क्या आएगा। जैसे ही रखा हमने m1x1 तो 10 इंटू 1 प्लस m2x2 11 इंटू 4 अपॉन x1 प्लस x2 1 प्लस 4। तो बेटा यहां से सॉल्व किया तो 10 प्लस 44 अपॉन 5 आया, 54 अपॉन 5 आएगा। देखो देखिए कैलकुलेशन एक बार थोड़ा देखते चलिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहां से 54 अपॉन 5 आया और इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपके पास आएगा 5 1 जा 5 0, ये 10.8 आना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बेटा 10.8। यहां पे ध्यान रखिएगा कि सर यदि मैं सिंपल रेशियो में इसे नहीं करता, 20 और 80 मान के ही करता तो आंसर नहीं आता क्या? तो भी बेटा आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी लेंदी हो जाती। इस चीज का बेटा आप ध्यान रखिएगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ टू आइसोटॉप ऑफ रुबिडियम of atomic weight 85 and 87 respectively, 75% and 25%, then average atomic weight। बेटा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको रुबेडियम के दो समस्थानिक दिए हैं, दो आइसोटॉप दिए हैं, जिसमें m1 आपको दिया है 85, m2 आपको दिया है 87। x1 x2 की बात करूं तो बेटा x1 आपको दिया है 75%, x2 आपको दिया है 25%, राइट बेटा। और आपको एवरेज एटॉमिक वेट औसत परमाणु भार बताना है। तो बेटा जो आपको परसेंट दिया है, या तो आप इसको इतना मान के कैलकुलेशन कर लो, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, जैसे अपन ने यहां भी बात की थी। मैं इसको जो परसेंटेज होता है, अबेंडेंस होता है, उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, लब्धि होती है, उसको मैं सिंपल रेशियो में करूं तो ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आपको मिलेगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2 आएगा। यहां से वैल्यूज रखो, 85 इंटू 3 प्लस 87 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1। सही बात है, वैल्यूज रखते हैं बेटा। ये कितना आएगा? इतना आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशंस का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस केयरफुली करनी है। कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो बेटा चीजें गलत हो सकती है।
बेटा मेरे अकॉर्डिंग इसका आना चाहिए आपका 85.5। कैलकुलेशंस को एक बार और आप देख लें तो इसके लिए जो रुबेडियम के लिए हमको बोला था इसका औसत परमाणु भाग एवरेज एटॉमिक वेट आपका 85.5 आएगा। समझ में आती है बात बेटा? तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है देखते जाइएगा। क्वेश्चन 8 बोल रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बाई पॉजिटिव जिंक वाइल ए इज इक्वल टू 70। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है द्विधनावेशित जिंक में जिसके लिए ए 70 है। न्यूट्रॉन आपको बताने हैं, ए आपको बता दिया 70 है। बाई पॉजिटिव जिंक द्विधनावेशित जिंक मतलब ये है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जिंक के लिए एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, तो जिंक का परमाणु क्रमांक हो गया आपके पास जेड का मतलब एटॉमिक नंबर बोलो या परमाणु क्रमांक 30। और हमने अभी देखा था न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, तो 70 माइनस 30, तो यहां से आपके पास आएगा 40। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो अपन ने क्वेश्चन 8 तक देख लिए हैं। अब एक बार इसको रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं। बेटा इसके बाद क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपको एन एटम कंटेन्स 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन देन इट हैज चार्ज। एक एटम है, एक परमाणु है, उसमें आपको प्रोटॉन बता दिए हैं 17, न्यूट्रॉन बता दिए हैं 18, इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं 18। तो आपके लिए बोला है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। बेटा इसके लिए आपको जब आपने थ्योरी देखी होगी तो दो केस लिखवाए होंगे। क्या? Z इज इक्वल टू प्रोटोन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जब अपना स्पीशीज न्यूट्रल हो, मतलब उदासीन हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो। जब स्पीशीज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है उस केस में न्यूट्रल होता है, उस केस में कितना रहता है? Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। P का मतलब प्रोटॉन से है। डन। लेकिन केस 2 की बात करूं, यह बोलता है Z और P प्रोटॉन तो हमेशा इक्वल रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए। यदि कोई स्पीशीज आवेशित है, चार्ज्ड है, तो उसके ऊपर बेटा Z और प्रोटॉन तो तब भी इक्वल होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं आएगा यदि उसके ऊपर चार्ज है तो। डन। तो मतलब न्यूट्रल स्टेट उदासीन अवस्था में Z, P और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन जब स्पीशीज के ऊपर चार्ज आ जाए, वो चार्ज चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो Z और P तो तब भी सेम रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहेंगे। इसका मतलब चार्ज आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, चार्ज आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। डन। और बेटा याद रखिएगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर माइनस आता है, और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उसके ऊपर प्लस आता है। डन। तो बेटा यदि अपन ने बोला कि Z और P इक्वल, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो 17 होता जब तो न्यूट्रल होता, लेकिन यहां पे आज हमने देखा 17 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन इसने और लिया है। यदि न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन 17 होते, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में P और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं।
तो आज ये 17 नहीं होके 18 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से उधार लिया है, एक्सेप्ट किया है। और इलेक्ट्रॉन जब उधार लेता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, तो यहां से क्लियर हो गया, उस स्पीशीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को उधार लिया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो बेटा क्वेश्चन 9 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे आगे देखते हैं, देखिए इसमें और क्या दे रहा है बेटा। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है देखते चलिएगा। आपको बोल रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होगा। हमको बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का समस्थानिक बताया नहीं है कौन सा आइसोटॉप है। वैसे याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। इसे बेटा बोलते हैं प्रोटियम, इसे बेटा बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसे बेटा बोलते हैं ट्राइटियम। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा मैं यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम चेक करूं, N+P चेक करूं, तो पहली बात तो आपको यहां पे न्यूट्रॉन पता होना चाहिए कितने कितने हैं। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपको पता है, ऊपर वाली नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन पता लग जाते हैं, मतलब A - Z कर दो तो न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन की बात करूं तो आ जाएगा आपके पास, प्रोटॉन कितना है 1 1 1, तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है आपके पास, 3 4 5 6 4 ऑप्शन है, तो इसका 3 करेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये ट्राइटियम की बात कर रहा था। तो बेटा ये क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, दैट आइसोटॉप इज, तो कौन सा होगा? ट्राइटियम होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे। इसके बाद बेटा अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है देखते हैं अपन। क्वेश्चन 11 बोलता है एनायन X-2। बेटा एक ऋणायन जो होता है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आना, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज आना, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज आना। तो X पे -2 लगा हुआ है, मतलब -2 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे ऋणायन की बात कर रहे हैं, एनायन की बात कर रहे हैं। X-2 है, इसमें हमको बोला है न्यूट्रॉन 18 है और इलेक्ट्रॉन 18 है। तो अपन को इस एलिमेंट का मास बताना है कितना है। बेटा इस चीज को थोड़ा सा आराम से समझें, ये X-2 में है, मतलब चार्ज है इसके ऊपर। जब यदि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता, तो ये क्या होता? X होता। सही बात है। तो इसके ऊपर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन -2 आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार ले रखे हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तब 18 आए हैं। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन उधार नहीं लेता, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर 18 नहीं होते, इलेक्ट्रॉन 16 होते। बोलो सही बात है क्या? यहां से देख लो, न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन 16 है, जब इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो आप न्यूट्रल स्टेट पे चले गए। और बेटा मेरा कहना यही है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा कोशिश करें कि पहले उदासीन अवस्था पे जाया जाए, न्यूट्रल स्टेट पे जाया जाए, जिससे बेटा हमारे को सारी चीजें इजीली पता लग सकती है। क्योंकि न्यूट्रल स्टेट के लिए हमको पता है, यदि स्पीशीज न्यूट्रल है, उदासीन है, तो हम बेटा उस केस में बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। सही बात है। तो इसका मतलब इस x के लिए मैं बात करूं तो इसका x का z कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। बेटा z ये हो गया, प्रोटॉन ये हो गए। मैं एक ही बात करूं, इसका मास क्या है? एक चीज याद रखना कि जब सेम पार्टिकल हो, सेम तत्व हो, सेम स्पीशीज हो, चार्ज अलग अलग हो, तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। समझ में हमेशा याद रखना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यदि सेम तत्व, सेम एलिमेंट है, चार्ज अलग अलग है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी, सेम रहेंगी। तो अब मुझे मास नंबर बताना है, ए बताना है, तो मैं बोल सकता हूं ए जो होता है वो N+P होता है। N मुझे पता लग गया 18,
P मुझे पता लग गया 16, तो इसको सॉल्व किया तो 34 आएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पे मैंने आपको एक चीज बोली, उसे ध्यान रखिएगा, जब हमारा एलिमेंट सेम हो, स्पीशीज सेम हो, केवल चार्ज अलग अलग है, तो उनमें केवल इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जेड, ए सब सिमिलर रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो अपन ने क्या बोला, दो समान स्पीशीज, समान तत्व जिनका केवल आवेश अलग अलग है, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, बाकी जेड, पी, एन, ए सब सिमिलर रहेंगे। ओके बेटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11 के बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 12 बोल रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटेलिक आयन M+2। कोई M+2 धात्विक आयन है, उसका हमारे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,14, जबकि इसका मास A दिया है हमारे को 56, द्रव्यमान संख्या हमारे को 56 दी है, तो इसमें हमको न्यूट्रॉन पता करना है, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो बेटा इस पे जब +2 चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो हमने बता दिया, जब +2 चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8 10 और 14 24। यदि इस पे +2 चार्ज नहीं होता, +2 का मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तब 24 थे, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते, 26 होते। न्यूट्रल स्टेट उदासीन अवस्था में 26 थे, जब +2 चार्ज आया तो 2 डोनेट कर दिए तो 24 रह गए। सही बात है। और ये न्यूट्रल आ गया है, न्यूट्रल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही जेड होगा, यह भी अपन ने देखा था बेटा। तो इसी चीज को मैंने यहां पे काम लिया। तो आपको बेटा यहां से प्रोटॉन पता लग गए, ए पता लग गया, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन आप क्या बोलोगे, A-P। ठीक है, प्रोटॉन बोलो या जेड बोलो, पी बोलो या जेड बोलो, एक ही बात है। तो ए है आपके पास 56, जेड है आपके पास 26, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास 30 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन 13 की बात कर रहा है, आइसोटॉप्स आर दोज विच कंटेन्स। बेटा आइसोटॉप समस्थानिक की जब बात की जाती है तो समस्थानिक के लिए हम ये बोलते हैं, आइसोटॉप्स के लिए हम ये बोलते हैं जिनके लिए एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। समझ में आ गई बात। तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो इधर अपन ने क्या बोला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक समान होगा, उसे हम आइसोटॉप अर्थात समस्थानिक बोलते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 14 बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी दिस। समझ में आ गई बात। तो हमारे को बेटा ये बोला है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए यदि उससे जुड़ी तरंग की या विकिरण की आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। समझ में आ गई बात। तो बेटा याद रखिएगा, जब अपन बेटा बात करते हैं तो ऊर्जा एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। यहाँ पे ये जो न्यू होता है बेटा, ये आवृत्ति को बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। h आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है बेटा। बिकॉज यहाँ पे अपन को पर मोल के हिसाब से बात की है, तो हमको बेटा एवोगैड्रो नंबर से भी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पर मोल से बात की है, 1 मोल के लिए बात की है, तो हमको एवोगैड्रो नंबर से भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। 1 मोल में कण कितने होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अणु हो, परमाणु हो, जो भी बात की जाती है वो एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो इसको अपन बेटा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे। तो यहां से मैं एनर्जी देखूं तो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपको दी है 5 × 10⁻14। एवोगैड्रो नंबर की बात करूं 6.023 × 10⁻23। जैसे ही बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप खुद करके देखें, तो आपको बेटा ये मिलना चाहिए 199.51
इंटू 10⁻³ जूल। बेटा 10⁻³ को किलो जूल में लिख सकता हूं, तो मैं यहां बोल सकता हूं E इज इक्वल टू 199.51 किलो जूल पर मोल। पर मोल के लिए बात इसलिए हुई बेटा क्योंकि हमने यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोगों को दिक्कत यही आ रही होगी, आपने ये नहीं किया होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा। याद रखिएगा बेटा, पर मोल की जब बात करता है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आना चाहिए 199.51 किलो जूल पर मोल आना चाहिए। तो क्वेश्चन 14 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखें, यदि कैलकुलेशन ध्यान से नहीं करोगे तो बेटा आपका आंसर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है देखिएगा, द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग इज। हमारे को बेटा वेवलेंथ लैम्डा दी है 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको बोला है उस फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्ध्य 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो बेटा इसको यदि चेंज करें तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बेटा जब अपन बात करते हैं लैम्डा में और मास में रिलेशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv हमें डी ब्रोगली रिलेशन से पता है। बेटा फोटोन की बात कर रहे हैं तो आज हम V की जगह क्या बात करेंगे, C की बात करेंगे। V की जगह C आपका है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। जब फोटोन की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रकाश के वेग से गतिमान मानते हैं। तो यहाँ पे आपको C का वैल्यू भी पता होना चाहिए। C होता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि सेंटीमीटर में चाहिए तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से बेटा अपन को मास निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूं मास इज इक्वल टू H/λ, V की जगह C। M इधर गया, लैम्डा इधर आया, वैल्यूज रख के मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो M आया आपके पास 6.62 इंटू 10⁻34। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, प्लैंक नियतांक का मान होता है। लैम्डा आया आपके पास 3.6 इंटू 10⁻10। C आया आपके पास 3 इंटू 10⁸। इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा अपने पास जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन को चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा इसको यदि अपन सॉल्व करके चेक करें तो बेटा कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा आपके पास 6.135 इंटू 10⁻33 किलोग्राम। ये आपका बेटा आंसर आएगा। क्या आएगा? 6.135 इंटू 10⁻33 किलोग्राम। डन। किलोग्राम में पूछा है तो ये, ग्राम में पूछा है तो बेटा आप उसको अपॉन 1000 कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दोगे। इज इट ओके? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? डन बेटा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप बोलो तो सर कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी बेटा, ये आपका काम है। और कैलकुलेशन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा बेटा, अभी चाहे आपको टाइम लग जाए लेकिन आप बेटा कैलकुलेटर से नहीं करें, हाथ से करें। आप जितने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप में परफेक्शन आएगा। कैलसी यूज करोगे मतलब कैलकुलेटर यूज करोगे तो बेटा अभी से आपकी हैबिट गलत पड़ जाएगी और एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। वहां पे क्वेश्चन आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आती है बात बेटा? तो ये अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने बात की। एक बार इसको रफ करता हूं, आगे की बात करता हूं। तो बेटा क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16 में आइएगा। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है देखिएगा। आपको बोल रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय डेल्टा ई अपॉन एटम इज इक्वल टू, कितनी दी है देखो आपको,
3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम आपको दी है। देन द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन इज, बेटा याद रखिएगा जब अपन एनर्जी की बात करते हैं तो ये होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू, अपन ये भी बोल सकते हैं बेटा एस सी बाई लेमडा। तो हमको ये रिलेशन काम में लेना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। यहां से आपको बेटा क्या निकालना है, आपको वेवलेंथ निकालना है, तो आपने बोला लेमडा इज इक्वल टू एस सी अपॉन डेल्टा ई। एस सी कितना आएगा, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। डेल्टा ई की बात करें, डेल्टा ई आपका कितना आएगा 3.03 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको बेटा कंप्लीट मिलेगा। तो यहां से बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेमडा बेटा आपको मिलना चाहिए, कैलकुलेशन आप खुद करके रखें, 656 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और बेटा इसको अपन मीटर को 10⁻⁻9 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 656 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब बेटा 10⁻⁻9 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट बेटा, तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, बेटा अभी भी आपको बताया था जब अपन बेटा फोटोन के केस में बात करते हैं वैसे होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लेकिन जब फोटोन के केस में बात करते हैं वो भी डायनामिक फोटोन है। तो याद रखिएगा फोटोन जो मूव करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो मास कितना आएगा आपके पास, मास आएगा आपके पास एच अपॉन लैम्डा सी। तो यहां से बेटा हमारे को मास मिल जाएगा एच अपॉन लैम्डा सी, मतलब थर्ड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आपको बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन रेडिएशन कंटेनिंग एनर्जी दिस वन, देन वेवलेंथ ऑफ अनदर फोटोन रेडिएशन कंटेनिंग एनर्जी दिस, क्या होगा। आपको बोला है एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E है, उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो 400 आर्मस्ट्रॉन्ग है। जब इसकी एनर्जी 0.5 E हो जाती है तो लैम्डा क्या होगा। डन बेटा। तो अपन बेटा यहां पे बात करें, देखिए हमको पता है E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो यहां से बेटा मेरे को एक चीज समझ में आई, जो आपका E है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। डन। तो जब दो अलग अलग केसेस की बेटा मैं बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। पहले एनर्जी थी E, बाद में एनर्जी हो गई 0.5 E। लैम्डा 2 मुझे निकालना है, लैम्डा 1 आपको दिया है 400 आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ही बेटा आपने इसको सॉल्व किया, E से E गया, तो बेटा यहां से अपन ने सॉल्व किया इसे, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो लैम्डा 2 आ जाएगा आपके पास 400 अपॉन 0.5। समझ में आ गई बात बेटा। जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा, और ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गई बात। तब जब एनर्जी हाफ कर देते हैं तो वेवलेंथ डबल हो जाती है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स होती है। तो एनर्जी E से हाफ की, 1 से हाफ की, तो वेवलेंथ 4 से डबल हो गई, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी बेटा आप कर सकते थे। 18th का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, जो रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड है। रदरफोर्ड मॉडल आपको याद आ गया होगा क्या होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, वैसे आपने वीडियोस में भी देखा होगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपन को बेटा न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था, एटम का एम्प्टी स्पेस होता है, ये सब अपन को पता लगा था। तो बेटा क्वेश्चन 19 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा निष्कर्ष रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नहीं मिलता है। नहीं पूछा है, कुड नॉट पूछा है, ये याद रखें बेटा। अपन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, अपन इनकरेक्ट नहीं देखते हैं, नॉट नहीं देखते हैं, क्या पूछा है वो पहले अच्छे से पढ़ो आप। तो इसने सही कथन नहीं पूछा, गलत कथन पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इसने फर्स्ट बोला है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सही बात है बेटा,
रदरफोर्ड से हमको पता लगा था कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है, तो बेटा ये आंसर नहीं है, उसने गलत पूछा है। सेकंड, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर while that of nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। बेटा इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमको रदरफोर्ड से पता लगा था कि परमाणु के त्रिज्या या परमाणु के त्रिज्या की कोटि जो होती है वो 10⁻10 मीटर की, जबकि नाभिक के आकार की कोटि 10⁻15 मीटर की होती है। थर्ड ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसने बोला इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में निश्चित ऊर्जा के कक्षाओं में घूमता है। बेटा ये गलत बात है। बेटा इसने तो रदरफोर्ड ने तो हमारे को ये बताया था कि जब वो घूमता है, खुद की कक्षा में घूमता है, खुद के शेल में घूमता है, तो एनर्जी का लॉस करता है। ये इसका ड्रॉबैक भी बना था, याद आ गया होगा रदरफोर्ड, ये इसका ड्रॉबैक भी बना था। तो बेटा ये बात इसने नहीं बोली थी, ये तो बोर्ड से हमको पता लगी थी कि खुद के फिक्स ऑर्बिटल्स में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, तो एनर्जी का लॉस नहीं करता। तो बेटा थर्ड ऑप्शन गलत है और इसने गलत ही पूछा है, तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर एक दूसरे से प्रबल वैद्युत स्थितिकी बल द्वारा बंधे रहते हैं। सही बात है। तो बेटा इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। मतलब ये बात हमको नहीं पता लगी थी रदरफोर्ड से, ये हमें बोर्ड से पता लगी थी। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस ऑफ एन एटम इज। बोर के अकॉर्डिंग त्रिज्या का प्रदर्शन। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, जब अपन ने बोर के अकॉर्डिंग रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, त्रिज्या, वेग और ऊर्जा का डेरिवेशन किया था, तब बेटा हमको वहां पता लगा था जो आर होता है वो होता है n² h² अपॉन 4π² mz² होता है। जब अपन कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारे को मिलता है n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो इस तरीके से अपन को रेडियस पता लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, r = n² h² अपॉन 4π² mz²। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है देखिएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो बेटा बोर के अकॉर्डिंग अपन को रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या, r = n² अपॉन z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा Z1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कक्षा की बात कर रहे हैं तो N1 होगा। जैसे पुट करोगे तो R आपको मिलेगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके पास 0.529 बोलो या अराउंड इसे 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग बोलो, वो भी करेक्ट होगा। तो 21 का बेटा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। बेटा इसके बाद 22 पे आ जाइएगा। 22 क्या बोल रहा है देखते हैं। 22 आपको बोल रहा है द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसमें बेटा बोर ऑर्बिट की फर्स्ट हाइड्रोजन एटम की रेडियस के इक्वल होगा? तो बेटा आपको इसमें एक एक को चेक करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए। आपको दिया है हीलियम प्लस, इसका n बोला है आपको 2, लिथियम प्लस 2, इसका n बोला है 2, लिथियम प्लस 2, इसका n बोला है 3, Be प्लस 3, इसका n बोला है 2। बेटा रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको पता है। इनके एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4। बेटा R को जब देखोगे आप तो R क्या होता है, n² अपॉन z होता है। तो n² अपॉन z, और हमको इस तरीके से मिलना चाहिए कौन से ऑप्शन में, जो हमारे को फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस के इक्वल आए। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 n = 1, तो इतना आता है। मतलब जहां पे z और n कैंसिल आउट हो जाए वो हमारा आंसर होगा। लेकिन याद रखें R जो होता है, R का फॉर्मूला होता है n² अपॉन z। तो n का स्क्वायर आ रहा है, ये याद रखें। तो आप बेटा यदि आप इसको चेक करें तो देखिएगा n² अपॉन z, तो यहाँ पे आप रेडियस चेक करेंगे तो n² 2 का स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। 2 के स्क्वायर से 4 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग।
समझ में आ गई बात बेटा? तो ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना था, आपका फोर्थ ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। एक बार आप इसको रफ करते हैं, फिर बेटा अपन आगे की बात करते हैं। बेटा इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अपन क्वेश्चन 22 तक देख चुके हैं। 22 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 बोल रहा है द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इज। आपको बोल रहा है द्वितीय कक्षा और प्रथम कक्षा के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल एरिया को A2 से बोलते हैं, तो सेकंड कक्षा मतलब N2 और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1। बेटा जनरली हम एटम को सर्कुलर मानते हैं, सर्किल मानते हैं, वृत्त मानते हैं, तो वहां पे A का फॉर्मूला जो आएगा अपने पास वो आएगा 4πr²। समझ में आ गई बात? अपन स्फेयर मान के चल रहे हैं, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर मान के चल रहे हैं। स्फेयर के लिए एरिया होता है 4πr²। तो मैंने यहाँ पे बोला 4πr² अपॉन 4πr1²। 4π से 4π चला गया। r हमको पता है क्या होता है, n² अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेटा यहाँ पे बात याद रखिएगा, केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड तो दोनों में कॉमन रहेगा। जेड जब सेम हो तो r n² पे डिपेंड करेगा। सही बात है बेटा? तो n² पे डिपेंड करेगा कब? जब जेड आपका सेम रहता है। तो बेटा मैं यहां से ये बोल सकता हूं आपको, यहां से मैं बोलूं n2² अपॉन n1², और ये स्क्वायर पहले से लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा n2 का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा जैसे सॉल्व करोगे तो बेटा 16:1 आएगा। हम जल्दी जल्दी में ये स्क्वायर भूल जाते हैं और हमारे को लगता है कि आंसर आना चाहिए 4:1। तो बेटा 4:1 नहीं होगा, आपका आंसर आएगा 16:1। ध्यान रखिएगा। ओके बेटा? बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। निम्न में से कौन सा गुण थॉमसन मॉडल के, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सही पूछा है। फर्स्ट, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। सही बात है बेटा, थॉमसन ने यही बोला था कि परमाणु लगभग पूरा उदासीन होता है। जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। तो टोटल बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, थॉमसन ने ये बताया था। समझ में आ गई बात? सेकंड ऑप्शन बोलता है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके बारे में बात नहीं की थी। थर्ड, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस इन एटम, ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड थॉमसन ने बात नहीं की थी। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं बेटा, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसने मेन हमको जो बताया था वो न्यूट्रलिटी के लिए बारे में बताया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उदासीनता के बारे में बताया था। डन बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्या बोल रहा है देखिएगा। द रेडियस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता है n² अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से बेटा आपको बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n दे दिया 1, हीलियम का मतलब एटॉमिक नंबर 2। तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां से अपन बेटा देखें
5 आर्मस्ट्रॉन्ग के समथिंग आना चाहिए। तो बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग बोलो, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब बेटा कितना होता है याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। यदि बेटा अपन इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाहें तो बेटा मैं इसको ये भी बोल सकता हूं 0.02645 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब बेटा 10⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन में आपको क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको इसको चेंज करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। डन। तो ये बेटा अपन ने क्वेश्चन 25 तक देखे हैं स्टेज 1 के एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना के। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को बेटा दोबारा देखोगे, डन, दोबारा करके देखोगे बेटा। सॉल्यूशन आपको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के बिना सॉल्यूशन देखे आप खुद करके देखना है कि आपको हो रहा है क्या, आपने मिस्टेक कहां की थी। जब आप एनालिसिस करने लग जाओगे और उन मिस्टेक्स पे काम करोगे तो बेटा धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 1 से 25 तक अपने हो गए हैं, 26 से आगे के अपन करेंगे। तो आप बेटा उन क्वेश्चंस को पहले करके रखें। तो 1 से 25 का रिवीजन करें और 25 से आगे वाले क्वेश्चंस को एक बार आप करके देखें। नहीं होता है तो ठीक है, मैं करवाऊंगा ही बेटा, लेकिन 1 बाय 1 आप करोगे, क्वेश्चन से फेस करोगे, स्ट्रगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।